धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से कई दिनों बाद, 2 दिन तक तो मैं गायब रहा। शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी होती है और बृहस्पतिवार को ईद थी, और उससे पहले ही एक दिन से किसी और काम में मसरूफ थे कृष्णकांत जी, यानी के जी। तो इस वजह से बुलेटिन हम आपके सामने नहीं रख पा रहे थे, लेकिन आज फिर उसी फॉर्मेट के साथ पहले देश दुनिया की बात करेंगे और फिर दूसरे हिस्से में बात करेंगे गाजा यानी फिलिस्तीन से जुड़ी हुई खबरों की। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो तमाम चीजों पर तबसरा करेंगे। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। कई दिन गायब हो गए हम लोग फोन तक करने लगे हैं। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आने लगे हैं सर। नहीं, अच्छी बात है। बीच में जैसा आपने बताया कुछ काम हो ही जाता है। वैसे परसों मैं फिर बाहर जा रहा हूं तो देखते हैं वहां से कैसे मौका मिलता है। तो जरूरी है कि हम अपना भी काम जारी रखें। आपका तो चैनल वैसे चलता ही रहता है जी। अच्छा, चलता ही रहता है। चलिए, खैर आपके चैनल का क्या हुआ? मेरा चैनल अभी सस्पेंडेड है, शायद मई के पहले हफ्ता में फिर शुरू होगा। अच्छा, चलिए यूट्यूब से बात करने की कोशिश करेंगे किसी तरीके से आपके चैनल को लेके। अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहली खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल और ईरान पर या ईरान में जाने से बचें भारतीय। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करी, जिसके बाद बहस शुरू हो गई कि भैया भर्ती कर करके इजराइल में जो यहाँ के लोगों को भेज रहे थे उनका क्या होगा अब? जी हाँ, ये अजीबोगरीब बात है ऐसे समय में इस तरह की तथाकथित रूप से एडवाइजरी कि आप सतर्कता बरते, वहां हैं तो ज्यादा ना घूमे, इसका कोई मायने नहीं है। वहां की जनता आपसे ज्यादा जानती है, तो वो इसी रास्ते पर जा रहे हैं जैसे अमेरिका करता है या यूरोपियन यूनियन अपने जनता को करते हैं कि भाई यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ। इसका कोई मायने नहीं है। हमारे यहाँ नौकरी नहीं है, मजबूरी में लोग जा रहे हैं। इसराइल, यूक्रेन, रशिया, कंपूचिया जैसे देशों में पता नहीं कहां कहां भटक रहे हैं लोग। अरब कंट्रीज में जा रहे हैं हर जगह। जरा उनको रोकने के पहले, उनको एडवाइस देने के पहले यह तो कहो कि तुम्हारे लिए ऑप्शन हमारे देश में भी नौकरी के लिए है जी। नहीं, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सरकार ने खुद भर्ती निकाली है इसराइल में जाने के लिए। वो लोग तो चलिए मजबूरी में जा रहे हैं, अपने देश से भाग रहे हैं। वो लोग सरकार खुद ही भेज रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये लोग लड़ने के लिए भले ही ना जा रहे हो, लेकिन भेज रही है उनको, और एक तरह से उनको मतलब प्रोत्साहन भी देती है कई दूसरे देशों में जाने के लिए, ताकि हमारे यहाँ थोड़ा बोझ घटे। लेकिन इतनी भारी मात्रा में है, बेरोजगारी की संख्या इतनी भयानक है कि उसमें से 2-4 बूंद, 2-4 हजार, 2-4 लाख यदि बाहर जाते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता है जहां तक हमारे देश में बेरोजगारों की स्थिति है जी। लोक ला शर्म है कोई चीज हुआ करती थी। आज सारे भ्रष्टाचारी अपने साथ जुड़ा लिए, मिटा लिए और मंच से खड़े होकर भ्रष्टाचार पे बोलते हैं। पहले यहां से भारतीयों को भेज दिया इसराइल और कह रहे हैं कि इसराइल के दौरे पर जाने से बचें। कोई आज नैतिकता नहीं बची क्या? बिल्कुल भी सर। यह नैतिकता नामक कोई चीज नहीं रह गई है। जहां तक आप पूरे विश्व में देखें, डिप्लोमेसी वगैरह होता था, कुछ न कुछ उसका आधार होता था, कुछ न कुछ बेस होता था। यहां पे भी जिस ढंग से विपक्ष को खत्म किया जाता है, जा रहा है, वह साफ नजर आ रहा है। विपक्ष जब कभी पक्ष में था तो इस तरह से पूरे विपक्ष को समाप्त करने की कोशिश नहीं थी, लेकिन अब वो हो रहा है। अब बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग, जिनका अब मुनाफा दर काफी घट गया है, लूटना भी तकरीबन खत्म हो रहा है, तो उनको ऐसे लगने लग रहा है कि चुनाव में क्यों पैसे बर्बाद करें। विपक्ष खत्म करो, चुनाव हो ही नहीं। मान लिया जाए एक भीड़ लगा के ऑनलाइन करके भैया यही जीत रहे हैं, यहाँ भाजपा जीत रहे हैं, वहां बाइडेन जीत रहे हैं, वहां टोरी जीत रहे हैं, काम खत्म करो। क्यों हम 2-4 मतलब जहां तक पूंजीपति वर्ग है वह पक्ष और विपक्ष दोनों का चंदा देता है ताकि उसको भी तो बचे, और स्थिति वहां पहुंच गई है जी। इसे मैं अगर एक तरीके से आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा अनुभव है और पूरी दुनिया में नजर रखते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने बात तो हमेशा की कि वो गांधी के विचारों को आगे बढ़ा रही है, लेकिन उसने गोडसे के विचारों को बढ़ने से कभी नहीं रोका? अगर उसने सख्ती से कार्रवाई की होती, जैसे आज ये लोग एनआईए, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये विचारधारा देश की सत्ता तक नहीं पहुंच पाती सर। मैं उसी को दोहराऊंगा। एक जगह मैंने सुना कि कांग्रेस चोर थी, भाजपा डाकू है। तो चोरों के जहां तक उनकी अपनी समझ थी, जिस ढंग से वो पूंजीपति वर्ग की सेवा कर रहे थे, उससे उनका मालिक खुश नहीं था, इसलिए उन्होंने डाकुओं को लाया। इसके साथ से ऐसा साफ दिखता है कि जो कांग्रेस कर रही थी वही आज भाजपा कर रही है, लेकिन उसको एक्सलेट करके, चाहे चोरी का हो, चाहे कम्युनल वायलेंस हो,
हिंदू मुस्लिम के आधार पर पोलराइजेशन हो, मिसयूज हो जुडिशियरी, बाकी सबका एक लिमिटेड होता था, अब उसका पूरे खुलेआम हो रहा है। मतलब जिस तरह से उसका टेक ओवर हो चुका है वही चीज बढ़ चुका है, और अब जनता में, खुद विपक्ष में अब छटपटाहट नजर आ रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती का आलम है चारों तरफ, क्योंकि बयान कुछ ऐसे ही सामने आए, इस आधार पे कहा जा सकता है 4 गुना ज्यादा पैसा खर्च करा है मोदी सरकार ने चाइना की सीमा पर, और इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा मजबूत किया है, लेकिन बता रहे हैं कि चाइना ने तो ज्यादा जमीन कब्जा ली है। तो कौन से दावे को सही माने? जहां तक 4 गुना की बात है, जहां इन्होंने खुद आक्रमण दिया है विदेश मंत्री ने, 3,500 से अब तकरीबन 14,000 कर दिया है। और इन्होंने, जब इनको मौका मिलता है, नेहरू पटेल का तथाकथित रूप से उनके बीच में अंतर्द्वंद था, पटेल ने कहा था, नेहरू को चिट्ठी लिखा था कि वह चिंतित हैं वगैरह वगैरह, नेहरू ने ध्यान नहीं दिया वगैरह वगैरह, जिसके कारण हमारी स्थिति आज यहाँ पहुंच गई। पिछले 10 वर्षों में देखे, 5 साल में जनरली पैसा दुगुना हो जाता है, 5 से 6 साल में, 10 साल में 6 गुना हो ही जाता है। और जो हमारी स्थिति लेह लद्दाख और बाकी जगहों में हुआ, सिक्किम के बॉर्डर सब जगह से, वहां मजबूरी हमारी कि हम अपनी सैन्य बजट बढ़ाएं, सैन्य तैयारी बेहतर करें, आर्मर्ड व्हीकल्स जो पहाड़ों में चल सकती है, उस तरह के मिनी टैंक या जो भी टैंक है उस तरह का है, एयर डिफेंस सिस्टम वहां किया जाए, रोडेबल जो अप्रोचेस थे हमारे पूरे सही ढंग के नहीं थे उसको किया जाए। ऐसा नहीं कि बड़ा बेहतरीन हो गया, जहां तक मैं खबर में देखता हूं, मुझे अंदर की बातें नहीं मालूम है, व्यक्तिगत रूप से गया नहीं हो, तो ऐसा कुछ नहीं कि लोगों ने कमाल कर दिया, लेकिन वो आंकड़ों दिखाकर जनता को दिखाना चाहते हैं, खासकर अभी जबकि चुनाव का माहौल है, चुनाव शुरू होने वाला है, बताना जरूरी है कि किस तरह डिफेंस के लोगों के लिए और भारत के डिफेंस के लिए कर रहे हैं। लेकिन सोनम वांगचुक को झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है, जो वो कह रहे हैं कि वहां पे चाइना घुस गया, मेरे साथ चलो, और कोई मीडिया वाला उनके साथ जाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल वही है, मैं अग्निपथ की बात कर रहा था। यदि डिफेंस इनको इतना प्यार होता तो एक अग्निपथ नहीं आता। दूसरे 1 रैंक 1 पेंशन जो सुप्रीम कोर्ट से हम लोग हार गए, अभी भी लड़ रहे हैं, वो स्थिति हमारे नहीं आती। और तीसरे जो आपने बिल्कुल कहा कि हम चीन के आगे झुके नहीं, हम लाल आंखें दिखा रहे हैं, हमारी कोई भी जमीन चीन के अंदर नहीं है। जी अगली खबर का रुख करते हैं, बीबीसी से जुड़ी हुई है। पिछले साल आपको याद होगा कि बीबीसी के जितने दफ्तर थे उन पर छापेमारी की गई थी ईडी की। बताया गया कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें घोटालेबाजी की गई है। अब खबर आ रही है, जहां दूसरे रोज नए नए चैनल शुरू कर रहे हैं, बड़े बड़े अपने मॉल बना रहे हैं, शोरूम को या अपने स्टूडियोज को, वहीं अब बीबीसी ने अपना काम भारत में घटा दिया है, बांट दिया है। क्या हुआ है सर? घटा बढ़ा नहीं है, लेकिन इसके पहले जो पिछले वर्ष जनवरी में हुआ था, आई थिंक 2023 में, आपने कहा रेड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा हमने रेड वगैरह कुछ नहीं किया था, हम सर्वे करने गए थे, लगातार 2-3 दिन तक गए थे, और उन्होंने उसे पाया कि जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो रूल है, इसका बीबीसी ने उल्लंघन किया है। यानी कुछ परसेंटेज ही आप रख सकते थे, 20 या 30 से 40%। इसके कारण अब बीबीसी ने मुख्य रूप से अपने जो भी उसका यहाँ पर डिटैचमेंट था इंडिया में, उसका 2 हिस्सा कर दिया। 90 जो पुराने थे वो उसी में रहेंगे बीबीसी में, बीबीसी का जो यूट्यूब है वह जारी रखेगा, और तीसरा इन्होंने जो भी बना दिया उसी का एक हिस्सा तोड़ के कलेक्टिव न्यूज रूम, कलेक्टिव न्यूज, यानी वहां से भारत के बारे में चैनल होगा, करीब 6 भाषाओं में ये लोग करेंगे, और उसमें अब उसका हिस्सा 20% या जो भी लिमिट है एफडीआई का वहां तक है, उन्होंने अप्लाई किया है, उम्मीद है किया जाएगा। और इसलिए घाटा बढ़ा नहीं है, बल्कि एक तरह से कहें कि 2 भागों में हो गया, 2 तरह के लोग आएंगे, 2 उसका वो होगा। हालांकि बॉस अभी भी बीबीसी का वही होगा जो लंदन या यूके में जहां बैठा पड़ा है, ये सारा का सारा न्यूज वहीं से भेजेंगे, फिर वहीं से भेज के इंडिया से एक प्रकाशित होगा, दूसरा जो उनका ओरिजिनल था वो वहां से बीबीसी से प्रकाशित होगा। जी चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, क्योंकि इसके बारे में अभी बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारे तबसरे सामने आने बाकी हैं। शरणार्थियों के मुद्दे पर यूरोपीय यूनियन ने कुछ नए कानून बना दिए हैं। क्या क्या चीजें की गई हैं सर बदलाव के तौर पर? कहने के लिए इन्होंने 10 किया है, मैंने कुछ को देखा। यह बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का जो हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज है, वैसे विश्व में कहें तो 3.5 से 4.5 करोड़ शरणार्थी हैं, 22 तक 3.5 थे, अभी यूक्रेन और जो फिलिस्तीन में हो रहा है उसके कारण भारी संख्या में बढ़े हैं, सीरिया वगैरह पूरे मिडिल ईस्ट से। तो इनके कारण जो एक दबाव था, तो यूरोपियन यूनियन ने फाइनली कहा कि हम इसको थोड़ा आसान बेहतर बनाएंगे। जैसे एक कानून किया कि इतना लंबा समय नहीं ले, शरणार्थी ज़्यादा जल्दी करें, उनका आइडेंटिफिकेशन के लिए जितना जल्दी है वो करें। इंडिविजुअल स्टेट यानी यूरोपियन यूनियन में जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली है,
वो अपने अपने देश यह डिसाइड करें कि किस तरह का इकोनॉमिक हेल्प देंगे, किस तरह से उनको रिहैबिलिएट करें, उनके बच्चों वगैरह करें, क्या क्या अधिकार दिए जा सकते हैं, क्या अधिकारों को बढ़ाया जा सकता है, वगैरह वगैरह इस तरह किया है। तो एक तरह से कहें तो कुछ वेलकम तो जरूर है, लेकिन पूरे विश्व में जो शरणार्थियों की स्थिति है, युद्ध के कारण, टेररिज्म के कारण, क्लाइमेट के बदलने के कारण, जो आप लैटिन अमेरिका में देख सकते हैं, हजारों हजार एकड़ जमीन बिल्कुल उर्वरक हो गए, किसानों को भागना पड़ा है क्योंकि मौसम बदल रहा है, समुद्र के वो खारा पानी आते हैं, डिटेल में नहीं जाऊंगा। इससे कारण उन्होंने किया है। तो जब तक बेसिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो अभी की व्यवस्था उसको ना बदलेंगे, तो ये हम इंसान कीड़े मकोड़े की तरह ही जीते रहेंगे, आज यहां कल वहां। सही बात है, पेड़ पर फूल नहीं आ रहा है, फल नहीं आ रहा है, तो जमीन में जो जड़ है उस पर क्या किया जा रहा है इसकी बात होनी चाहिए, तभी चीजें सुधर पाएंगी। 7.4 अरब डॉलर माफ कर डाले हैं बाइडेन बाबा ने, बड़ा दिल दिखा दिया है, लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं उनकी। बड़ा दिल कुछ नहीं दिखाया, वहां का मीडिया और उनके अपने पार्टी के लोग जितना भी कूदे, कोई बड़ा दिल नहीं दिखाया है। 4 साल अब खत्म होने को आ रहा है, 3.5 साल वो राष्ट्रपति रह चुके हैं, कुछ नहीं किया था। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे कुल जो स्टूडेंट हैं वह करीब 2.25 लाख थे जिनको चाहिए था, और अंततः पूरे अमेरिका में कहें तो ऐसे तकरीबन 2 करोड़ से अधिक लोग हैं जो कर्ज में डूबे हो। जब अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका क्या क्या हालत है। प्रति स्टूडेंट करीब $20,000 के आसपास उन्होंने कुछ को माफ जरूर किया है, और कहा है कि अगली खेप में जब आएंगे तब उनको माफ करेंगे। यह उनकी मजबूरी। हमारी जनता को यह समझना चाहिए कि केवल चुनाव के दौरान ही नहीं, जब इनकी मजबूरी होती है कि हमारे लिए कुछ दे दे। हमारे लिए पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना घट गया, कुछ घटा भी था गैस में, पेट्रोलियम गैस जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है उस सबका दाम घटा है। तो यही केवल मौका नहीं है इनको झुकाने का। हमारे यहाँ किसानों के आंदोलन को देख ले, बल्कि हम सही में वास्तव में यदि जनतंत्र चाहते हैं तो ये जो हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो सत्ता में है उनके खिलाफ हमारा संघर्ष अनवरत होना चाहिए। भले ही हम सत्ता अपने हाथ में ना ले ले, वह तो खैर अंतिम लक्ष्य है, लेकिन इस बीच में हमें अपनी जो गार्ड है उसको कमजोर नहीं होने देना चाहिए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है एक अंधभक्त का। वो कह रहा है कि लोग भारत के कर्जे की बात करते हैं कि मोदी सरकार ने 55,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,10,000 करोड़ का कर्जा कर डाला है भारत के ऊपर। ये देखिए अमेरिका पे कितना कर्जा है, वो विकसित देश बन गया है, यानी कि ज्यादा कर्जा ज्यादा विकसित। कर्ज के हिसाब से देखें तो औकात के हिसाब से हमारा भी जो कर्ज है विदेशों का वह जीडीपी से आगे हो चुका है। अमेरिका में तो खैर बहुत भयंकर है, उनका खुद का जीडीपी मान लेते हैं बढ़ा चढ़ा के भी $25 ट्रिलियन है, तो कर्ज $35 ट्रिलियन हो गया है। वह तो है, वह आज पूरी दुनिया की सरकार जो है वो कर्ज पे ही चल रही है, क्योंकि वह पूंजीपतियों का ना इनकम टैक्स ले सकते हैं, ना उनका लोन ले सकते, बल्कि उनको माफ करते हैं। हमारे यहाँ 2 लाख यदि करोड़ का यदि माफ किया है, तो पूंजीपतियों का हमने 15 से 20 लाख करोड़ माफ किया है, कुछ चंद 10-12 पूंजीपतियों का। भला क्यों? जी किसान 50,000 रुपए के लोन के लिए फांसी लगा लगा के मर रहा है। उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों से तस्वीरें वीडियो के तौर पे सामने आती ही रहती हैं। रूस ने 2 बड़े कारनामे कर दिए हैं। एक एंटी कॉन्टिनेंटल मिसाइल का परीक्षण किया है जिसकी चर्चा हो रही है, और इसके अलावा कोई सैटेलाइट भी है, और स्पेस से कुछ लोग भी आए हैं जिसमें एक महिला है, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। सर क्या पूरी जानकारी है? सबसे पहले कल्पना चावला की तरह ये महिला जो है बेलोरशिया के हैं। रूस और बेलारूस के बीच में बड़ा अच्छा संबंध है। बेसिकली वो एक ही मूल के हैं। इनके साथ जो एक और जो एस्ट्रोनॉट गए थे वह बेसिकली उनका बेलोरशिया में उनका पैदाइशी हुआ था, पढ़ाई रशिया में हुआ, और उसके बाद से अब दोनों जगह के नागरिक हैं। तो यह साधारण सी बात है। जहां तक महिला है जिनकी मैंने बात की, नाम है मरीना वैसिलिस्काया। तो यह बहुत खुश है, वापस हैं। कुल 4 लोग थे, और इनसे ऐसा लगता है कि स्पेस इंडस्ट्री कहें या एस्ट्रोनॉमी कहें तो उसमें रूस और बेलारूस का बड़ा अच्छा संबंध है। और यह मौका था कि दोनों राष्ट्रपति आकर उन चारों से मिले हैं, उनका जो भी इंटरव्यू वगैरह हुआ, यह बड़ी खुशी की बात है पूरे विश्व के लिए कहें। वैसे अमेरिकी एस्ट्रोनॉट भी जाते हैं, हमारे भी सैटेलाइट चांद तक पहुंच चुके हैं। हाँ, इसका जो फायदा है या जो एक ग्रेटर साइंस जो बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हम उतने ही नासमझ और अंधविश्वास में डूबे जा रहे हैं, इसको हमें समझना होगा, जिसकी बात मैं आज नहीं करूंगा। जहां तक रशिया का एंटी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यह बड़ा जबरदस्त परीक्षण है। यदि
दुश्मन का बैलिस्टिक मिसाइल यदि सुपरसोनिक हो, मारना बड़ा मुश्किल है, इनका भी सुपरसोनिक मिसाइल है, वो यदि मैन्यूवर करता रहे तो यहां से भी मैन्यूवर करता जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। और यह एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी यदि थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो पूरे नाटो और अमेरिका के लिए कि क्या सही में उनका मिसाइल पहुंच पाएगा रशिया। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खैर अब आगे रुक कर लेते हैं। आप तो चांद पे जाने की बात करें, हमारे यहाँ तो लोग ये कह रहे थे चांद पे चले गए हो, वहां की राजधानी का नाम ये रख दो और उसे हिंदू राष्ट्र अभी से घोषित कर दो। खैर कोई बात नहीं। अगला जो अपडेट हमारे पास आया है वो भी जुड़ा हुआ है रूस से, क्योंकि कहा जा रहा है कि रूस की फौज नाइजर पहुंच गई है। फौज पहुंच गई है, क्यों पहुंची सर? जी हाँ, ये फौज कहने के लिए 100 ही है, लेकिन और भी बढ़ सकते हैं। टुकड़ी है, टुकड़ी है, टुकड़ी है। जी हाँ, टुकड़ी है, लेकिन वास्तव में ये लोग एंटी टेररिस्ट स्पेशलिस्ट है, स्क्वाड है। आजकल हर आर्मी में, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, एक उसका सेल होता है कि टेररिज्म के साथ कैसे समझौता करें, कैसे इनको हेल्प करें ना करें। अमेरिका की महारथी है इसमें, और आईएसआईएस तालिबान सब उसी का है। गुड आईएसआईएस, बैड आईएसआईएस उन्हीं का कहा हुआ है। जी। और दूसरा जहां तक बात है, इसका रशिया की बात है, या पूरे जो विश्व की फौज की बात कर रहे हैं, एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यानी याद होगा पहले आपको जो वायरस बनाता था, जो कंपनी वही एंटीवायरस बना के हमें बेचा करता था, आजकल पता नहीं वो कहां गायब हो गए, शायद उसकी समस्या सब लोग निपट चुके हैं। तो ये जहां तक है पहुंचे हैं नाइजर में, उससे सटे हुए 2 देश हैं, साहेल जो रीजन है जो आसपास का, वहां पे बुर्किना फासो और माले हैं। इन तीनों जगहों में जहां से फ्रेंच सैनिकों को भगा दिया गया है, अमेरिकी सैनिकों को ही भगाने की बात हो रही है, अमेरिका नहीं हटने को तैयार है वहां से नाइजर में। हालांकि उनके आवागही की बाकी सबको बड़ा लगा दिया कि इससे बाहर तुम नहीं जाओगे, लेकिन जबरदस्ती अमेरिका टिके हुआ है इस उम्मीद में कि कभी अच्छे दिन आएंगे तो फिर से उसका रशियन को हटा के करेंगे। लेकिन अभी वहां पे इनके फ्रांस के हटने के बाद से और एंटी अमेरिकन गवर्नमेंट या मिलिट्री गवर्नमेंट लगने के बाद से, प्रो रशियन होने के बाद से टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत बढ़ गया, और जिसके कारण यह मजबूरी है उनकी कि रशिया से मदद मांगे। और रशिया केवल इसी के लिए नहीं गया है, बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम वहां पे यूएवीज के साथ जा रहा है कि पूरे अपने क्षेत्र में वो निगरानी कर रख सके और बाहर से कोई अटैक आता है तो उसका खात्मा कर सके। जी, ये आपका कहना एक बार फिर सही साबित हो रहा है कि अब जो आतंकवाद है वो एक युद्ध के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, आतंकवाद अब बिल्कुल युद्ध के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में कुछ किया तो पाकिस्तान भी आतंकवादी वहां के आतंकवाद को पैसा देके बराबर कोशिश कर रहा है। रशिया में और खासकर ईरान में, यदि ईरान मदद कर रहा है इधर, आतंकवाद ना भी हो, जहां भी मदद कर रहा हो, वहीं पर दूसरे आईएसआईएस वाले ईरान में जाके वहां तबाही कर रहे हैं, और वह मिलिट्री के ही हिस्सा, उन्हीं के द्वारा ट्रेंड है। जी, जो ये नॉर्थ कोरिया के विरोध के बाद भी नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज की गई है अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के जरिए, इसे कैसे देखते हैं? या तो नॉर्थ कोरिया भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, अंडर वाटर ड्रोन्स का है और बाकी सब भी है। सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल्स आने गए हैं, यानी कम समय में और अधिक कम दूर तक मार करने की क्षमता रखने वाले, स्पीड बढ़ा दी है, वगैरह वगैरह इनका बढ़ रहा है। न्यूक्लियर पावर तो है ही है इनके पास। एक तरफ यह जहां ये हो रहा है, वहीं पर साउथ कोरिया और जापान में हड़बड़ाहट है, और इन लोगों का नेवल ज्वाइंट एक्सरसाइज है जिसमें अंडर वाटर सबमरीन को बचाने की कोशिश ज्वाइंट रूप में कैसे शिप में करें, इनका यदि यानी नॉर्थ कोरिया का मिसाइल आता है तो उसको कैसे रोकें, एक तरफ हो रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ यूएस की जो बदमाशी है, यूएस जापान के साथ फिलीपींस को भी लाया है, ज्वाइंट एक्सरसाइज उधर कर रहे हैं जिसका चीन ने विरोध किया है। तो पूरे रीजन को, जहां तक अभी तक हमारी शांति थी, जिसमें भारत भी कहीं ना कहीं से शामिल हो रहा है, क्वाड हो वगैरह वगैरह में करके हो रहा है, वह अशांति की तरफ बढ़ रहा है। जी, पहले कहा जा रहा था, गाजा से जुड़ी खबरों का मैं रुख करने जा रहा हूं, पहले कहा जा रहा था कि ईद से पहले ईरान जवाब देगा, लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सनसनी फैला दी और पूरी दुनिया में लगता है एक डर सा फैल गया है, और कहा जा रहा है कि ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। इसके बहुत सारे जो है बिंदु निकलते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपने एक लाइन में कहा बहुत सारे बिंदु निकलते हैं। होता क्या है कि आजकल जहां भी पॉलिटिशियन क्योलिया करता है कि इसने ऐसा किया तो मैंने वैसा किया, यानी यदि 7 अक्टूबर को यदि हमास ने अटैक किया तो वह टेररिस्ट हो गया, उसके काउंटर में ये सब लड़ रहे हैं। उसके पहले हमास लड़ता रहा है पिछले 50 वर्षों से, उसके और पहले पीएलओ अपनी स्वतंत्रता के लिए, अखंडता के लिए, तो कोई उंगल नहीं उठा रहा था, कोई सवाल भी नहीं कर रहा था।
आज इसने द वॉल स्ट्रीट ने किया, अब सब के सब उसमें शामिल हो गए, फॉक्स न्यूज है, CNN है, उनकी पूरी कोशिश यह दिखाने की है कि भाई अब ईरान जो है वह आक्रमण करने वाला है। ईरान ने भी वहां के जो टॉप रिलीजियस लीडर है और मिलिट्री लीडर है, मिलिट्री लीडर तो भी कहा हम तैयार हैं, हम आदेश का इंतजार कर रहे हैं, हम बदला लेंगे। हालांकि अब इतने 2-3 दिन या 4 दिन गुजरने के बाद से, यानी जब ईरानी एम्बेसी पर आक्रमण हुआ इजराइल के मिसाइल द्वारा और इनके टॉप डिप्लोमेटिक लीडर मारे गए, 2 ब्रिगेडियर जनरल मारे गए, उसके बाद से तो जो एक एलिमेंट होता है सरप्राइज का, यदि ईरान काउंटर अटैक इमीडिएटली करता, वह नहीं रहा, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब उसके बाद तैयारी चल रही है, ईरान पूरी अपनी एयर डिफेंस की तैयारी किया है, इनके जो रेसिस्टेंस फोर्सेस वो किए हैं। कल रात में हिजबुल्लाह ने 50 से अधिक रॉकेट दागे इजराइल में, नॉर्थ इजराइल मतलब उसका सटा हुआ जो बॉर्डर है, और पूरे आकाश में जो ईरान का इजराइल का जो भी था, हाँ, जो उनका आयरन डोम था उसकी बैंड बजा दी उसने। खैर हम आते हैं इस पे, तो इस हमला पे इजराइल तो एक तरफ जहां कोशिश कर रहा है कि अमेरिका इसमें साथ है, इसके कारण उसने आक्रमण किया था, अब चिल्ला रहा है कि मैं पीड़ित हूं, डर रहा हूं, ईरान मार देगा। तुम्हारी वो ताकत कहां गई जब तुम खुद वर्ल्ड लीडर बनने की कोशिश में थे, पूरे मिडिल ईस्ट में तुम कब्जा करने की बात करते थे, तुम्हारी ताकत कहां गई? वहीं पर अमेरिका का आइजनहोवर जो उसका एयरक्राफ्ट कैरियर है मिडिल ईस्ट कि में ही था और रेड सी से होता हुआ इजराइल के पास पहुंच रहा है, और उसने यहां भी कहा है कि जो भी ईरान से आएगा मिसाइल उसको हम इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले भी वैसे देखे तो आसपास के देश जॉर्डन और सऊदी अरेबिया ने यही काम किया था, जो हुतीज ने मिसाइल मारे थे पहले इनके ऊपर। मतलब ये सब आपस से मिले हुए हैं। तो इजराइल का मतलब चाहत क्या है, और करने के बाद सब शोर मचा रहा है, अब अमेरिकी प्रेस कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम साफ देख रहे हैं कि इजराइल अब युद्ध में हार रहा है, जीत तो कहीं से भी नहीं रहा है, हर तरह से उसकी मतलब एक तरह से कहें तो बैंड बच चुका है, और इसलिए यह सब अब एक हंगामा मचा रहे, एक हवा बना रहे हैं कि किसी न किसी तरह से अमेरिका और जर्मनी मदद करते रहे इजराइल को, और इजराइल जो भी हो अपना काम करना हो, रफाह में जो करना हो जल्दी खत्म करे। हालांकि उसकी लगता है कि अब ताकत भी नहीं है, तो ये पूरे को मिलाकर देखें तो यह अब इनकी चाल बनी है अपने जनता को दिखाने के लिए, चूंकि युद्ध में अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका के देखें तो उनकी दुर्गति हो रही है यूक्रेन में, तो यह एक डिफरेंट नैरेटिव पैदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कौवा कान ले गया, शोर मचा रहे हैं, नंगा नाएगा क्या और निचोड़ा गया क्या इजराइल के जरिए। खैर अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो हमारे पास आ रही है। टाइम्स के हवाले से उसने एक बड़ा दावा कर दिया है, क्योंकि सारी खबरें आजकल ईरान के खिलाफ माहौल बनाना है, कि साहब उसने 2014 से लेकर 2020 तक $220 मिलियन हमास को दिए हैं। ईरान ने इससे अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन पहले भी ईरान कह चुका है कि वह हमास को मदद करता रहा है आर्थिक रूप से, और गोले बारूद के तरफ से भी ट्रेनिंग भी देता रहा है। तो इसमें कोई नई बात नहीं, ये इनकी पूरी कोशिश है इजराइल और अमेरिका की कि भाई बताएं कि ईरान एक टेररिस्ट स्टेट है, यह करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं है, और ईरान जो अपना काम है वह शांति से कर रहा है। जी ठीक है, आपने टेररिस्ट शब्द इस्तेमाल किया तो ऐसी खबर आपके सामने रख देता हूं। 1994 में हुए हमलों को लेकर अर्जेंटीना की एक अदालत ने ईरान को आतंकी घोषित कर डाला है। जी हाँ, ये मैं भी देखने लग गया था। 2 हमले हुए थे 1992 में वहां के राजधानी में ब्यूनस एयर्स में जो इजरायली एम्बेसी के ऊपर आक्रमण हुआ था, और 94 में जो इजराइल अर्जेंटीनियन एक पैक्ट करके कुछ था, सिटीजन फोरम करके था, उसके ऊपर आक्रमण किया था। कुल मिला के 100 के आसपास, 30 पहले में मारे गए थे, 70-80 में मारे गए थे। हालांकि पहले वाले का जिसने भी लिया, दूसरे वाले पे किसी ने आज तक उसका ये नहीं कहा कि हम देखा है, और बहुत दिनों से उस पर चल रहा था, यहां तक कि उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उस दोनों घटनाओं के बीच में, उनके ऊपर भी आरोप लगाया था कि यह सारे मामला को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोर्ट में गया था, कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं है कि इसमें प्रेसिडेंट का हाथ था। लेकिन अब जो नए जो वहां के राष्ट्रपति बने हैं, पूरे कुल मिलाकर उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह से इजराइल के पक्ष में जाए। आते ही वो इजराइल में गए थे, रो रहे थे, अमेरिका में गए, वो तो अपने यहाँ अमेरिकी डॉलर भी चालू करना चाहते हैं। उनके नजर में अमेरिका मतलब सबसे बेस्ट चीज है दुनिया में, अमेरिका के चरण धो के पीने वाली काम करने को तैयार है वो। और इसलिए अब वहां के सुप्रीम कोर्ट ने, या जो हाईएस्ट
क्रिमिनल कोर्ट है, उसने कहा है कि हमें, हालांकि सबूत दिखाए नहीं, वो सीक्रेट सबूत है, हमें उस आधार पर यह कहने को और यह आदेश देने को मजबूर होना पड़ रहा है कि हम ईरान को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित कर दे, और उन्होंने कर दिया है। चलिए, कुछ तो कर ही रहे हैं, क्योंकि कुछ तो हवा मनस जाना है। और हमेशा पूरा इतिहास उठा के आप इनका देखेंगे कि जब भी किसी देश को बर्बाद करते हैं तो यही इनकी प्रक्रिया होती है। 7 अक्टूबर के हमले में यौन हिंसा हुई है, यह कहते हुए यूरोपीय यूनियन ने हमास से जुड़े हुए कई संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया है सर। ये मतलब यूरोपियन यूनियन एक तो नैरेटिव नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अर्जेंटीना की आपने बात कही, ईरान काउंटर अटैक करेगा, कर भी सकता ना कर सकता है, वो अलग बात है। यूरोपियन यूनियन में उसमें कूद रहा है। जितना भी ये लोग कह लें कि हाँ भाई पैलेस्टीनियन स्टेट को एक मान्यता मिलनी चाहिए पूर्ण रूप से, लेकिन यहाँ पे जहां तक इस घटना की बात है, यौन हिंसा की बात है, आज तक कोई भी सबूत नहीं मिला, एक भी औरत के खिलाफ नहीं मिल रहा है। ये लोग जबरदस्ती इजरायली औरतों के खिलाफ इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं, उनकी आपस में उससे होगी कि भाई तुम वहां पे थी, तुम्हारे साथ हुआ क्या। यह सब बहुत गंदा काम कर रहे हैं लोग, अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन यूनियन। और जहां तक संगठन की बात है, अल कुद ब्रिगेड करके है जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का स्पेशल विंग है, दूसरा नकवा करके है, नकवा फोर्स, वह भी स्पेशल फोर्स ऑफ हमास है, और तीसरा कसम ब्रिगेड करके है, मिलिट्री विंग है, वो भी इनका। तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता इस करके, पहले ही ऐसे कौन से इनका आना जाना बड़ा अच्छा संबंध था कि इस पर लगा दिए। जी बिल्कुल सही है। वैसे ही जैसे हमारे यहाँ नहीं बहुत सारे आतंकी संगठन घोषित कर दो हमास को, अरे हमास से हमारा क्या लेना देना है, हमास हमारे बारे में कभी कुछ कहता है, हमें किसी मामले में डिस्टर्ब करता है, अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहा है, जाने दीजिए। पद के योग्य ही नहीं है नेतन्याहू, सिम्बैट के एक पूर्व प्रमुख हैं, उन्होंने बयान दिया है। जी हाँ, सिम्बेट यानी वहां का जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उसमें ये पहले काम कर चुके थे, काफी समय तक काम कर चुके थे। अब इनका इंटरव्यू हुआ वहीं के किसी चैनल में, और काफी विस्तार से उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि नेतन्याहू बेहद ही नकारा और मतलब बेकार इंसान है। वह जो भी है उन्हीं के कारण, जो 7 अक्टूबर हुआ था अटैक, उन्हीं के कारण हुआ है। हमास को कतर से हेल्प मिल रहा था, वो इजराइल को पता था, उसे रोका नहीं, बल्कि उसको उकसाया कि हमास इससे शांत रहेगा। अब इसमें कहां तक सच्चाई हम पहले भी देख चुके हैं। हमास को ये लोग मदद करते रहे हैं, अमेरिकी एनजीओ मदद करते रहे हैं, क्योंकि हमास एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है, और वहां के सोसाइटी के लिए, वहां के पैलेस्टीनियन के इसने काफी अच्छे काम किए। उसने रिलीजियोसिटी तो है, बात अलग है, लेकिन उन्होंने अलग से काम किए हैं। इन्होंने यहां तक कहा है, जिसके जो बार बार आप 2 नाम लेते हैं, बेन ग्वीर और स्मोट्रिच है, ऐसे एक्सट्रीम दक्षिण पंथियों को लाके यहाँ के सिक्योरिटी संस्था को बर्बाद कर दिया। और आज इजराइल वो कह रहे हैं कि हार चुका है, इजराइल के पास कुछ भी नहीं बचा पड़ा है। जहां तक गाजा पट्टी की बात है, हमारी कोई सेना नहीं, 1-2 छोड़ के, हम जो भी अंदर घुसे तो वापस आ गए। पैलेस्टीनियन को बर्बाद कर दिया, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारी सेना तकरीबन नाकामयाब हो चुकी है, हमारी जनता बेहद कष्ट में है। हमारे जो पकड़े गए थे वहां पे, हमास पकड़ के ले गए थे कैदी, वो अभी तक वहीं पड़े हुए हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी इनको हटाना चाहिए, नया चुनाव होना चाहिए, तो इनसे हमें मुक्ति मिले। हालांकि खुद नेतन्याहू ने क्या बोला है वो नहीं पता, लेकिन इनके समर्थक लोग हैं, कहते हैं क्या बकवास कर रहा है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग बता देंगे इनको। जी बिल्कुल। हाँ, खैर आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं, जो आ रही है जर्मनी से। गाजा के एक सर्जन वहां पहुंचे तो पूरी सरकार ही हिल गई, प्रोग्राम रद्द कर दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ा अजीबोगरीब लेकिन महत्वपूर्ण खबर आपने उठाया। ये जर्मन के सर्जन है वहां, सॉरी गाजा के सर्जन, हाँ, लेकिन हाँ गाजा की सर्जन है, और वहां पे ये काम कर रहे थे काफी समय से। ये ब्रिटिश सिटीजन भी है, मतलब आना जाना, इसीलिए मैं बोल रहा था। और इन्होंने एक तरह से परमिशन ली थी, चूंकि वहां पे पैलेस्टीन के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस होने वाला था जिसमें 1000 लोग आने वाले थे। हालांकि जर्मन की जो पुलिस है, सिक्योरिटी एजेंसी है, वो करीब नहीं, केवल 200 लोग आए थे, उनको आने नहीं दिया गया था। और जब ये पहुंचे वहां पे एयरपोर्ट, तो वहीं से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया कि वहां पे जाके ये गड़बड़ियां फैला रहे हैं। अबू सिता करके नाम है, और इसलिए उनके ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा बात अलग है। और जहां तक फिलिस्तीन में बात है, ये बड़े अच्छे डॉक्टर रहे हैं, इन्होंने ऑपरेशन भी किया जब इनको मौका नहीं मिल रहा था। कोई जो नशा देने वाला होता है, जिससे बेहोश और नशा नहीं, मतलब बेहोश करने वाली जो दवाइयां, एनेस्थेसिया,
एनेस्थीसिया और वह सब खत्म, इसके बावजूद इन्होंने कुछ और उपाय किया है। बड़े अच्छे डॉक्टर विश्व में, इनको तो एक्चुअली स्पीकिंग नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए था इनके अच्छे काम के लिए। और जर्मनी जो कि 30 से 35% जो इजराइल को जो जाता है, जितने भी आर्म्स अम्यूनिशन, अमेरिका का 60% या 50% के बाद से जर्मनी नहीं मान रहा है, पूरी तरह से इजराइल के जनसंहार में साथ है। उसका जो भी प्रोपेगेंडा विंग है उसका हिस्सा बन चुका है। शोल्ज एक काफी ही निहायत ही घटिया किस्म का काम कर रहे हैं। जहां तक यूक्रेन की बात हो, अपनी जर्मन जनता वहां आईसीजे में जो मामला चला गया है जर्मनी के खिलाफ, फिर भी कोई शर्म लिहाज नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन लोगों को लगता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, बिल्कुल वही चीज है पूरे विश्व में हो रखा है। और इन लोगों को लगता है कि इनका कुछ भी नहीं किया जाता। ये जो संस्थाएं इन्होंने बना रखी थी, जिनके दम पे बड़े बड़े दम भरते थे, ये संस्थाएं इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। गरीब देश जो हैं उस पे उनके खिलाफ कुछ भी करा लीजिए बस। अब तो संस्थाओं का ही चेहरा मतलब प्रकट हो चुका है। आप हमारे यहाँ कहें, किसी भी विश्व में चले जाए, कहीं भी चले जाए, ईरान में जब औरतों का आंदोलन होता है तो नेतान्याहू कहता है कि हम उनके साथ हैं। अबे तेरे यहाँ के साथ होने क्या मतलब, हम तेरे पक्ष में बिल्कुल नहीं है ना। सऊदी अरबिया का चीफ जो है वहां का, मतलब MBS जो है, वह उसको जो है औरतों के अधिकार का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और यहाँ की भी व्यवस्थाएं दिख रही कि किस तरह के है। पहलवानों के खिलाफ, महिला पहलवानों के खिलाफ हुआ, फिर से वहां के वो पहलवानों का जो भी फेडरेशन है उसके फिर से अध्यक्ष बन जाते हैं। कोई मायने ही नहीं बचा अब इसका। मानवता का, मानवीय मूल्यों का जो मतलब है वह केवल उन्हीं के लिए बचा हुआ है जो पूंजीपति और उनके लिए जो अधिकारी काम कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक हो, चाहे प्रशासन में हो, पुलिस में। क्या इस मंथन से जो चल रहा है वर्तमान समय में, जिसमें चारों तरफ नकारात्मकता ज्यादा दिखाई देती है, गंदे और भद्दे लोग ज्यादा नजर आते हैं, इससे उभरकर कोई राजनीति सामने आती हुई आपको नजर आ रही है? विकल्प की राजनीति, यानी सही में वामपंथी राजनीति, धर्म, जाति, क्षेत्रीयता, रंग भेद से अलग होके मजदूर वर्ग और किसानों की राजनीति, जो समझे कि हम क्या है, वह समझे कि हमारा देश किसके लिए, बढ़ता हुआ GDP किसके लिए है। और इसी से, हालांकि मुश्किल काम है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन आखिरकार कितना भी नकारात्मक आ गया हो, 90% जनता बेहाल है, बुरी हालत में है। मैंने कहा कि 3.5 से 4.5 करोड़ अभी जनता का तो घर बार ही नहीं। अपने देश में ही हमारे यहाँ 3 से 4 करोड़ जनता का कोई गिनती नहीं, जो ह्यूम पाई पे रहते हैं, नाले के किनारे रहते हैं, उनका कोई भी आधार कार्ड नहीं है। वह लोग क्या है? तो उठना तो है ही है। या दूसरी तरफ आ रहा है कि वातावरण खराब होने से क्लाइमेट क्राइसिस जो आ रहा है, या एटॉमिक वॉर हो गया, तो फिर क्या करना है उसके लिए मैं नहीं रहूंगा, शायद आप लोग रहें। जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग मरी जाएं, दुनिया खाली हो जाए, तभी तो ठीक होगा चीजें। यह घटिया सोच है, इससे नहीं होता, मरने से नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि जनता जब बुरी बेहाल हो जाएगी, इससे अधिक और बदहाली क्या होगा। कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। ई रिक्शा वाले तक भी जाते हैं, केवल हमारे एक दूसरे में जाए, वह भी कहते हैं कि यह काम बड़ा अच्छा, उस धर्म के जाति को लोग मार दो, उस जाति के लोगों को मार दो, उसका क्या मतलब है। मैंने एक ऐसे एक शख्स से ऑटो में सफर करते हुए कहा कि अच्छा भाई, तुझे लग रहा है कि दुनिया आधी मर जाए तभी शांति होगी, तो चल, तू और मैं दोनों मर जाते हैं। तो उसके अलग से आवाज नहीं निकली। सब चाहते हैं, या कई लोग चाहते हैं भगत सिंह, हालांकि जिनको अभी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से निकाल दिया गया है सिलेबस से, क्योंकि वह खतरनाक शख्स है और उनकी विचारधारा उनसे ज्यादा खतरनाक है, वो तो खुद नहीं रहे। तो इस बात से तो जो खुद पे आता है, खतरनाक है कि लोगों को जगाने वाली है। बिल्कुल, इसीलिए आज की व्यवस्था के खिलाफ है, खतरनाक है। और आज के पूंजीपति वर्ग के लिए बेहद खतरनाक है। उनकी मतलब उफ निकल जाती है, आह निकलती है, कांपने लगते हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बारीकी से सारी चीजों पे बात हुई है। और हम लोग खबरों के अलावा कुछ और मुद्दों पर भी बीच में बात करने लग जाते हैं, वक्त ज्यादा लग जाता है, उसके लिए माफी चाहेंगे। आप लोगों के इंटरनेट का भी हमें लिहाज रखना होता है, टाइम का भी। बहुत शुक्रिया सर, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।